नमस्कार दोस्तों, संस्कार अकादमी के YouTube चैनल संस्कार स्टडीज पर आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष को हम देख रहे थे और कल हमने मगध साम्राज्य की लाइव क्लास देखी। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में 3 वंशों का महत्वपूर्ण योगदान था, जिसमें हर्यक वंश था, शिशुनाग वंश था और नंद वंश था। हर्यक वंश के बारे में बात हम पीछे की क्लास में करके आ चुके थे। ठीक है, जो हमारा लाइव सेशन हुआ था उसमें हमने हर्यक वंश के बारे में विस्तार से बात की। 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार के द्वारा हर्यक वंश की स्थापना की गई और बिंबिसार के समय अंग और काशी का विलय मगध में हुआ था। आप पॉइंट नोट करते जाना, बिंबिसार के समय अंग और काशी का विलय मगध में हुआ था। ठीक है, इसके बाद बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों से अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। 3 विवाह मैंने आपको बताए थे, चेतक की पुत्री चेलना से, कौशल के शासक प्रसेनजित की बहन कौशल देवी से, जिसकी एवज में उसे काशी मिला था। ठीक है, और मद्र देश की कन्या क्षेमा से विवाह किया था, जिससे उसको सैनिक सहायता प्राप्त हुई थी और अंग को उसने आक्रमण करके विजय किया। अवंती के साथ में उसने संबंध बनाए अपनी राजवैद्य जीवक को भेज के। छोटा सा प्रश्न है, बिंबिसार के राजवैद्य का क्या नाम है? जीवक। या बिंबिसार ने अपने किस राजवैद्य को अवंती के शासक चंड प्रदोत की बीमारी की सही करने के लिए भेजा? तो उसका नाम क्या था? जीवक। बिंबिसार की उसकी हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। अजातशत्रु शासक बनता है, कौशल के साथ युद्ध करता है और कौशल के साथ युद्ध के बाद में वह काशी को पुनः प्राप्त करता है और अजातशत्रु के समय ही कौशल का विलय भी हो जाता है। ठीक है, अजातशत्रु के समय ही कौशल का विलय हो जाता है मगध के अंदर। तो अजातशत्रु के समय कौशल, काशी, वज्जी, अंग, ये 4 राज्य अजातशत्रु, 2 राज्य बिंबिसार के समय, 4 राज्य। तो काशी तो उसे पुनः वाजिरा से विवाह करने के एवज में दहेज मिल गया। वज्जी के साथ में उसने युद्ध किया और वज्जी को उसको दहेज मिल गया। कौशल के साथ में उसने युद्ध किया, कौशल उसको मिलता है जब वहां का शासक प्रसेनजित के राज्य में उसके प्रधानमंत्री के द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है और इस विद्रोह की एवज में प्रसेनजित अजातशत्रु से सहायता लेने के लिए जा रहा होता है। रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाती है और बाद में अजातशत्रु के द्वारा कौशल का विलय कर लिया जाता है और वज्जी का विलय, अंग का विलय, अंग बिंबिसार ने जीत के दे दिया, वज्जी इसने जीत लिया, काशी दहेज मिला और कौशल इसको मिल गया। तो इस तरह से ये अजातशत्रु के समय। और आगे चल करके अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने उसकी हत्या कर दी। उदयन के बारे में महत्वपूर्ण बात यह थी कि उदयन ने पाटली ग्राम के अवशेषों पर एक नगर बसाया जिसका नाम था पाटलिपुत्र। ठीक है, तो पाटलिपुत्र नगर बसाया और उसे ही अपनी राजधानी बनाया। उदयन के बाद में उसके 3 उत्तराधिकारी होते हैं। उदयन के बाद में उसके 3 उत्तराधिकारी हैं। एक का नाम है अनिरुद्ध, एक का नाम है मुंडक और एक का नाम है नागदाशक। ठीक है, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदाशक उदयन के बाद में शासन करते हैं, लेकिन इनका शासन में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं है। इस वंश का अंतिम शासक था वह नागदाशक था और नागदाशक की हत्या शिशुनाग ने कर दी। नागदाशक की हत्या किसने कर दी? शिशुनाग ने कर दी और एक नवीन वंश की स्थापना कर दी और इस वंश का नाम था शिशुनाग वंश। ठीक है, क्लियर आपको यहाँ तक की बात? तो कल हमने पीछे ये देखा, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में अंग और काशी को विजय कर लिया था बिंबिसार ने। अजातशत्रु के समय कौशल, काशी, वज्जी का विजय किया गया, अंग बिंबिसार ने उसको जीत करके दे दिया था। और जो उदयन था उसने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके शासक बना। अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक, उसके बाद 3 शासक हुए। इसके बाद जनता इनके आतंक से, या इस पितृहंता वंश, हर्यक वंश का दूसरा नाम ही पितृहंता वंश है। आप नोट करेंगे कॉपी में, हर्यक वंश का दूसरा नाम क्या है? पितृहंता वंश, क्योंकि यहाँ पर सभी शासकों ने अपने पिता को मारने की परंपरा का पालन किया था। तो नागदशक जब अंतिम शासक था तो जनता इसके आतंक से परेशान हो गई या इस पितृहंता वंश से परेशान हो गई और शिशुनाग के नेतृत्व में नागदशक की हत्या करवा दी और शिशुनाग वंश ने शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी और ऐसे में एक नवीन वंश आ गया हमारे पास जिसका नाम है शिशुनाग। तो मेरे कर रहा हूं, आप नोट करके चलना। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट वंश है जिसका नाम है शिशुनाग वंश। ठीक है,
शिशुनाग वंश। इस शिशुनाग वंश का जो संस्थापक है वह भी कौन है? शिशुनाग ही। इस वंश का संस्थापक भी कौन हो गया? शिशुनाग ही हो गया। शिशुनाग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? शिशुनाग की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि इस समय अवंती का विलय मगध में किया गया। ठीक है, पीछे आप देख रहे हो मगध के उत्कर्ष में, तो अब शिशुनाग है वो भी शासक बनता है, तो इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि अवंती का विलय मगध में कर लिया गया। अब अवंती भी मगध साम्राज्य में विलय कर लिया गया और यहाँ पर जो चंड प्रद्योत था उसका 5वां पुत्र अवंती वर्मन शासक करा था, उसे पराजित किया और अवंती का विलय मगध में हो गया। इस अवंती के विलय से वत्स, ठीक है, एक महाजनपद है वत्स, इसका भी मगध में विलय हो गया, क्योंकि जो वत्स है वो अवंती के अधीन था। जो वत्स महाजनपद है वो अवंती के अधीन था। जब अवंती मगध में मिला तो वत्स भी मगध में मिल गया। अब आप देखो कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में इतने सारे महाजनपदों को जब मगध ने जीत लिया, तो यही तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष है। यही तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष है कि कैसे उसने सभी महाजनपदों को जीत करके सिर्फ एक महाजनपद को बनाए रखा, वह मगध महाजनपद था। ठीक है, शिशुनाग के बारे में इतनी बात। फिर शिशुनाग के द्वारा एक कार्य ये किया गया, शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली बनाई। इसकी राजधानी क्या थी? वैशाली। तो आप ध्यान रखना, पीछे हमने राजधानी देखी राजगृह बिंबिसार के समय भी, अजातशत्रु के समय भी, पाटलिपुत्र उदयन के समय, ठीक है, और उसके बाद में शिशुनाग ने अपनी राजधानी कौन सी बना ली? वैशाली। तो ये मगध साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनती है वैशाली। तो शिशुनाग के बारे में 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि एक तो इसने नागदर्शक की हत्या करके 412 में, ठीक है, नागदर्शक की हत्या करके 412 में शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। इस वंश का संस्थापक है। अवंती का विलय मगध में कर लिया गया, वत्स भी इसको प्राप्त हो गया और वैशाली को इसने अपनी दूसरी राजधानी बना लिया। ये शिशुनाग की बात है। शिशुनाग की मृत्यु के बाद में जो शासक बनेगा वह शिशुनाग का पुत्र होगा और उस व्यक्ति का नाम होगा कालाशोक। ठीक है, 412 से लेकर के 394 तक का शासन रहता है शिशुनाग का। 412 से लेकर 394 तक का शासन रहता है शिशुनाग का, और शिशुनाग के बाद में जो शासक बनेगा उसका नाम होगा कालाशोक, और यह बनेगा 394 ईसा पूर्व में। कब बनेगा? 394 ईसा पूर्व बनेगा। कालाशोक की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। ठीक है, कालाशोक के समय द्वितीय, प्रथम बौद्ध संगति किसके समय हुई? आप कमेंट बॉक्स में बताना, प्रथम बौद्ध संगति किसके समय हुई, कहां हुई? अभी बात है टोटल 4 बौद्ध संगतियां होती हैं। तो कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया और यह संगति 383 ईसा पूर्व में हुई। ठीक है, 383 ईसा पूर्व में। जहां पर यह संगति होगी उस स्थान का नाम होगा वैशाली। कौन से स्थान पर हुई? वैशाली में। पहली वाली कहां हो रही थी? राजगृह में। अब कहां हो रही है दूसरी वाली? वैशाली में। इसकी भी अध्यक्षता करेगा और इसकी अध्यक्षता जिसने की थी उसका नाम था सबकाबीर या सर्वकामी। ठीक है, सबकाबीर या सर्वकामी ने द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता की। ठीक है, बौद्ध संघ में मतभेद हो गया और मतभेद हो गया तो बौद्ध संघ स्थिर और महासंघ में बदल गया। लेकिन ये सब बौद्ध धर्म की बातें हैं। अभी सिर्फ इतनी बात है कि दूसरी बौद्ध संगति सबकाबीर सर्वकामी वैशाली स्थान आयोजन 383 ईसा पूर्व कालाशोक के समय। ठीक है, ये कालाशोक की महत्वपूर्ण बात। कालाशोक की हत्या नगर में भ्रमण करते हुए कर दी गई। ठीक है, इसकी हत्या नगर में भ्रमण करते हुए छुरा घोंप करके कर दी गई। तो जब ये नगर में भ्रमण कर रहा था तो किसी एक व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, एक भेष बदल के द्वारा, एक सन्यासी के द्वारा, एक सन्यासी का भेष लिया उसने, जैन विद्वान का, जैन मतावलंबी का उसने भेष लेता है और नगर में भ्रमण करते समय कालाशोक की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, तो 366 ईसा पूर्व में कालाशोक की हत्या कर दी गई और कालाशोक के बाद में जो शासक बनता है उसका नाम है नंदीवर्धन।
ठीक है, चर्चा कर चुके हैं हम पीछे एक अंतिम शासक की। तो अंतिम शासक जो है उसका नाम है नंदीवर्धन। ऐसा कहा जाता है कि कालाशोक के बाद में उसके 10 पुत्रों ने बारी बारी शासन किया, लेकिन जो महत्वपूर्ण शासक था उसका नाम है नंदीवर्धन। और नंदीवर्धन 366 में, ठीक है, 366 ईसा पूर्व से लेकर के 344 ईसा पूर्व तक शासन करता है। 366 से लेकर के 344 ईसा पूर्व तक शासन करता है। और इसकी महत्वपूर्ण बात यही है कि यह शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। यह शिशुनाग वंश का कैसा शासक था? अंतिम शासक। नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। नंदीवर्धन की हत्या महापद्मनंदन के द्वारा कर दी गई। ठीक है, नंदीवर्धन की हत्या महापद्मनंद के द्वारा कर दी गई। और इसी के द्वारा नंदीवर्धन की हत्या के बाद में मगध साम्राज्य में एक नवीन वंश की स्थापना कर दी, जिसका नाम था नंद वंश। मगध साम्राज्य में एक नवीन वंश की स्थापना, जिसका नाम क्या था? नंद वंश। और इस नंद वंश की स्थापना का श्रेय जिसको गया उसका नाम है महापद्मनंद। तो हमने मगध के उत्कर्ष में 3 वंशों की बात करी, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और तीसरा वंश है जिसका नाम है नंद वंश। तो यह भी छोटी सी 2 महत्वपूर्ण शासकों की बात करेंगे हम। एक शासक का नाम है महापद्मनंद और दूसरे शासक का नाम है धनानंद। सिर्फ 2 शासक हैं, 2 शासक की बात करते हैं हम। तो एक शासक हमारा जिसका नाम है महापद्मनंद, ठीक है, महापद्म। तो 344 ईसा पूर्व में नंद वंश की स्थापना, ठीक है। महापद्मनंद की खाद में जो क्रेडिट गया वो क्रेडिट ये है, ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि ये है कि 344 ईसा पूर्व में इसने नंद वंश की स्थापना कर दी। किस वंश की स्थापना कर दी? नंद वंश की स्थापना कर दी। 344 ईसा पूर्व में महापद्म ने नंद वंश की स्थापना करी। अगर पुराणों में बात करें तो पुराणों में महापद्मनंद को क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया, ठीक है। पुराणों में महापद्मनंद को क्षत्रियों का नाश करने वाला या फिर द्वितीय परशुराम कहकर पुकारा गया, ठीक है। जैसे परशुराम ने क्षत्रियों का नाश किया था, उसी प्रकार महापद्मनंद ने भी इस भारतवर्ष से क्षत्रियों का नाश कर दिया और ये कहलाए हैं द्वितीय परशुराम। तो पहला क्षत्रियों का नाश करने वाला या द्वितीय परशुराम किसे कहा गया है? महापद्मनंद को कहा है, ठीक है। और नंद वंश की स्थापना का श्रेय भी किसे गया है? महापद्मनंद को। महापद्मनंद की एक बड़ी उपलब्धि ये है कि इन्होंने कलिंग की विजय की थी। किसकी विजय की थी? कलिंग। अशोक से पहले कलिंग को विजय करने का क्रेडिट जिस व्यक्ति के नाम है वो है महापद्मनंद। इस बात की पुष्टि कैसे हुई कि इसने कलिंग को विजय किया? तो कलिंग से हमको एक अभिलेख मिलता है जिसका नाम है हाथी गुम्फा का अभिलेख, ठीक है। कलिंग से हमको एक अभिलेख मिलता है हाथी गुम्फा का अभिलेख, और ये अभिलेख जिसका है वह उस व्यक्ति का नाम है खारवेल। तो कलिंग में एक शासक हुआ जिसका नाम है खारवेल, और खारवेल ने एक लेख लिखवाया जिसका नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख। अब इस लेख में क्या विवरण है? इस लेख में विवरण ये है कि महापद्मनंद ने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? नहर का। और यहां से एक जीन मूर्ति लेकर गया। एक नहर का निर्माण करवाया और यहां से एक जीन मूर्ति लेके गया। कौन? महापद्म। तो नहर का निर्माण करवा रहा है मतलब वहां का शासक है या वो क्षेत्र उसके अधिकार में है, तभी तो निर्माण करवा रहा है, ठीक है। अब ऐसे तो है नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में जाकर के किसी चीज का निर्माण करवाएंगे या पाकिस्तान के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर भारत में किसी चीज का निर्माण करवाएंगे। तो जो उनके क्षेत्राधिकार में होगी वहीं पर वह कार्य करवाया जाएगा। तो कलिंग में एक नहर के निर्माण कराने का उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में है, और वो नहर किसने बनवाई? महापद्मनंद ने। इसकी जानकारी खारवेल, और यहां से एक जीन मूर्ति भी लेकर के गया था। कौन गया था? महापद्मनंद, ठीक है। पुराणों में इसको क्षत्रियों का नाश करने वाला या द्वितीय परशुराम कहा गया है, इसीलिए इसका एक नाम भी है सर्व छत्रांतक, ठीक है। क्षत्रियों का नाश करने के कारण इसको सर्व छत्रांतक भी कहा गया है, ठीक है।
व्याकरण ग्रंथ, संस्कृत व्याकरण ग्रंथ की रचयिता पाणिनि। संस्कृत व्याकरण ग्रंथ की रचयिता पाणिनि। ठीक है, पाणिनि का नाम सुना है आपने। ठीक है, पाणिनि ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अष्टाध्यायी। प्रश्न आ जाए, पाणिनि किसके समकालीन थे या किसके दरबार में थे? तो पाणिनि जिस व्यक्ति के समकालीन थे वह है महापद्मनंद। तो संस्कृत व्याकरण ग्रंथ के रचयिता पाणिनि जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी वह महापद्मनंद के समकालीन थे या उनके दरबार में थे या उनके मित्र थे। और पाणिनि ने महापद्मनंद की सेना का वर्णन किया है। ठीक है, पाणिनि ने महापद्मनंद की सेना का वर्णन किया है और इस सेना में इन्होंने 20,000 अश्वारोही, 2 लाख घुड़सवार, 3,000 हस्ती यानी कि हाथी सेना और 2,000 सुसज्जित रथों की बात की है। तो इतनी बड़ी सेना थी महापद्मनंद की और इसी सेना से महापद्मनंद ने मगध साम्राज्य का विस्तार किया। और इस महापद्मनंद के समय जो भी छोटे मोटे महाजनपद या क्षेत्र बच गए थे उन सभी को महापद्मनंद ने अपनी सैनिक सहायता या सैनिक शक्ति से जीत लिया था। इसीलिए महापद्मनंद ने एक उपाधि ली थी और उस उपाधि का नाम था एक राट। इंपॉर्टेंट है सबसे, एक राट की उपाधि किसके द्वारा ली गई थी? महापद्मनंद के द्वारा। तो महापद्मनंद की उपाधि कौन सी है? एक राट है। ठीक है, साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसने? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, इन तीनों में से सर्वाधिक मगध साम्राज्य का विस्तार या किसने किया था? तो वह महापद्मनंद है। इसके समय मगध साम्राज्य का विस्तार दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, उत्तर चारों ओर से किया गया। तो महापद्मनंद को क्रेडिट जाता है मगध साम्राज्य के सर्वाधिक विस्तार का। महापद्मनंद के बाद में इसके 8 उत्तराधिकारी शासन करते हैं। कितने उत्तराधिकारी? 8 उत्तराधिकारी शासन करते हैं। तो इस वंश में टोटल शासक हुए 9। एक तो महापद्मनंद स्वयं हो गया, अंतिम जो शासक था धनानंद हो गया, बीच में शासक कितने बने? 7। टोटल संख्या कितनी हो गई? 1 + 7 + 1 9। इस वंश में कितने शासकों ने शासन किया है? 9। नंद वंश में 9 शासकों ने शासन किया है, इसलिए इस वंश का एक नाम और है और वो है नवनंद वंश। ठीक है, नवनंद वंश के नाम से किसे जाना गया है? महापद्मनंद को जाना गया है। और पितृहंता वंश के नाम से किसको जाना गया था? हर्यक वंश को जाना गया था। तो नवनंद वंश नंद वंश को कहा गया क्योंकि शासकों की संख्या कितनी है? 9 है। और हर्यक वंश को किस नाम से? पितृहंता वंश के नाम से जाना गया। तो ये महापद्मनंद की महत्वपूर्ण उपलब्धियां। अब इस वंश के अंतिम शासक की बात करते हैं यहाँ पर, जिसका नाम है धनानंद। ठीक है, यूनानी इतिहासकारों ने धनानंद को अग्रमिच कहा है। क्या कहा है? अग्रमिच। यूनानी इतिहासकारों ने धनानंद को अग्रमिच कहा है। धनानंद का अर्थ है धन का संग्रह करने वाला। तो इसने अत्यधिक मात्रा में धन का संग्रह किया और ये धन का संग्रह इसने किया किस माध्यम से? जनता पर अत्यधिक कर लगा करके। जनता पर अत्यधिक कर या टैक्स लगा करके इसने धन का संग्रह किया। ऐसा कहते हैं कि इसने गंगा की तल में बहुत सारा धन छुपा के रखा था और इसी धन की सुरक्षा के लिए उसने बहुत सारे सैनिकों को नियुक्त भी किया था। तो धन को एकत्रित करने का शौकीन था। इस एवज में इसने जनता से अत्यधिक कर वसूला। इसीलिए धनानंद जनता में धीरे धीरे अलोकप्रिय होता चला गया। जनता में धीरे धीरे क्या होता चला गया? अलोकप्रिय होता चला गया धनानंद। ठीक है, धनानंद के दरबार में जैन अमात्य या जैन विद्वान निवास करते थे। तो कौन इसके दरबार में जैन अमात्य या जैन विद्वान थे? तो एक का नाम है शक्टाल और एक का नाम है स्थूलभद्र। ये धनानंद के दरबार में जैन विद्वान थे, शक्टाल और स्थूलभद्र। धनानंद के दरबार में जैन विद्वानों के नाम क्या है? शक्टाल और स्थूलभद्र। इसके अलावा भी धनानंद के दरबार में कुछ ऐसे विद्वान थे जिनका महत्व बहुत अधिक था। उनमें नाम है, एक का नाम है वर्ष, एक का नाम है उपवर्ष। ठीक है, एक का नाम है वर्ष। उन दोनों का नाम है जैन विद्वान शक्टाल और स्थूलभद्र। और ये हैं धनानंद के दरबारी विद्वान वर्ष, उपवर्ष और कात्यायन। ये 3 विद्वान किसके दरबार में थे? धनानंद के। तो आप नाम याद रख सकते हो। जैन विद्वानों के नाम तो है
ये जैन, और ये उसके दरबार में विद्वान, या आप उन्हें अमात्य भी कह सकते हो कि उसके दरबार में जो मंत्री थे वो जैन थे। अमात्य, अमात्य कहते हैं मंत्री को। तो धनानंद के दरबार में दो महत्वपूर्ण अमात्य विद्वान मंत्री, जिनमें शक्ताल और स्थूलभद्र का नाम इंपॉर्टेंट है, और इसके दरबार में कुछ विद्वान वर्ष, उपवर्ष और कात्यायन, इसके दरबार क्या थे? विद्वान। फिर धनानंद के समय की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि धनानंद का शासन जिस समय अपने पिता द्वारा या महापद्मन के द्वारा इतना बड़ा साम्राज्य उसे मिला था, और उस साम्राज्य में वो शासन कर रहा था इस क्षेत्र में, ये सीमावर्ती क्षेत्र है। और धनानंद के समय एक विदेशी आक्रमणकारी जिसका नाम था सिकंदर, ठीक है, सिकंदर, जिसने विश्व विजय की थी, और 326 ईसा पूर्व में ये विश्व विजय करने निकला था। और इस सिकंदर का 325 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण होता है। धनानंद के समय की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर का आक्रमण किस समय भारत का शासक कौन था, उत्तर भारत का शासक या मगध का शासक कौन था? तो वह धनानंद है। तो इसके समय एक यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर का 325 ईसा पूर्व में आक्रमण होता है। तो ये धनानंद की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, किसके समय किसका आक्रमण हुआ? सिकंदर। तो धनानंद अत्यधिक धन संग्रह करने के कारण इसका नाम धनानंद है। महापद्मनंद से इसको बहुत बड़ा साम्राज्य प्राप्त हुआ। धन संग्रह के एवज में इसने जनता से अत्यधिक कर लिया, जिससे जनता से लोकप्रिय हो गया। इसने अपना धन जहां छुपा के रखा, वे गंगा की तलहटी यानी गंगा नदी की तलहटी में छुपा करके रखा, ठीक है। और इसके समय के जो अमात्य थे वो शक्ताल और स्थूलभद्र थे, ठीक है। इस वंश को नवनंद वंश कहते हैं। इसके विद्वान वर्ष, उपवर्ष और कात्यायन। और इसके समय की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके समय सिकंदर महान का आक्रमण भारत में हुआ, और ऐसे में धनानंद अपने राज्य में व्यस्त रहा। सिकंदर व्यास नदी को क्रॉस नहीं करता है, पुनः लौट जाता है। किंतु आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य, क्या चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से धनानंद को पराजित कर दिया और नंद वंश को समाप्त कर दिया। और नंद वंश की मगध साम्राज्य से समाप्ति हो गई और एक नवीन वंश की स्थापना हो गई, जिसका नाम है मौर्य साम्राज्य। तो 323 ईसा पूर्व के आसपास चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से धनानंद को पराजित करके जनता को अपने सपोर्ट में लेकर के मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना 323 ईसा पूर्व में कर दी। और 184 ईसा पूर्व तक इस मगध पर या उत्तर भारत पर शासन जिनका रहेगा वो मौर्य, जिनमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के नाम महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण क्लास होगी वह मौर्य साम्राज्य की होगी, और मौर्य साम्राज्य क्लास हम लाइव में आपसे मिलेंगे। मौर्य साम्राज्य की जानकारी के शोध और चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये हमारी मगध साम्राज्य के उत्कर्ष को लेकर के सेकंड क्लास थी। पहली क्लास हमारी लाइव थी, ठीक है। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।